अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मेरी तरफ से आपको खुशामदीद। आज लेक्चर नंबर 19 में मौज़ूए गुफ्तगू क्या होगा। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फ्लोकुलेटर। फ्लोकुलेटर क्या है? फ्लोकुलेटर वो स्लो मिक्सिंग यूनिट है जिसमें आप उन पार्टिकल्स को, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जिसका चार्ज आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज, फिर आप उनको फ्लोकुलेटर में लेकर जाते हैं। वहाँ उनको एक चांस प्रोवाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें, बड़े पार्टिकल्स बनाएं और बाद अज़ां सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मल या रिकमेंडेड सरफेस ओवरफ्लो रेट पे सेटल हो जाए। तो आज हम फ्लोकुलेटर्स पे बात करेंगे। फ्लोकुलेटर्स दो टाइप के होते हैं, उन दोनों पे बात होगी। उनका इस्तेमाल करना कहाँ कहाँ मौजू है, इस पे भी गुफ्तगू होगी। और आखिर में कुछ फार्मूलाज और सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये इसलिए कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं और आपको फ्लोकुलेटर डिज़ाइन करना पड़े, तो फिर आपके पास वो तमाम इस्तेदाद और नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको वहाँ डिज़ाइन कर सकें। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 19 की तरफ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आज हम फ्लोकुलेटर्स पे बात करेंगे। फ्लोकुलेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, बैफल्ड फ्लोकुलेटर्स। व्हाट इज बैफल? बैफल क्या चीज़ है? बैफल उस वॉल को कहते हैं जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को डिफ्लेक्ट करती है, उसके रुख को मोड़ती है। ये फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, ये फ्लूइड एयर भी हो सकती है। तो इसलिए इसका नाम ये जाहिर कर रहा है कि इसमें कुछ ऐसी वॉल्स बनी होंगी जो पानी के फ्लो को डिफ्लेक्ट करेंगी। तो बैफल्ड फ्लोकुलेटर बेसिकली ये एक आरसीसी बेसन होता है जिसमें बैफल वॉल्स लगी होती हैं। उनका आपस में डिस्टेंस 0.75 से लेके 1 मीटर तक होता है। फ्रिक्शन along the baffles side cause velocity gradient। ये जो फ्रिक्शन होती है, पानी जब मूव करता है उन वॉल्स के अगेंस्ट, तो जो फ्रिक्शन होती है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा करती है। अभी थोड़ा इंतज़ार करें, फिगर आएगी, वहाँ से मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। बैफल्ड फ्लोकुलेटर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या है? नंबर वन, ग्रेटर लॉस ऑफ हेड। जब भी आप बैफल वॉल्स बनाएंगे, पानी उनमें से गुजरेगा, फ्रिक्शन होगी, तो हेड लॉसेस होंगे। बैफल्ड फ्लोकुलेटर में एक डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें हेड लॉसेस होते हैं। 0.4 से लेके 0.8 मीटर्स तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैफल वॉल का डिस्टेंस है आपस में वो कितना है। अगर तो वो बहुत क्लोज होगा तो लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं, अगर वो ज़्यादा होगा, पानी को रेजिस्टेंस कम आप देंगे, तो लॉसेस कम होंगे। दूसरा डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये तमाम का तमाम फ्लोकुलेटर या बैफल्ड फ्लोकुलेटर ये आरसीसी स्ट्रक्चर का होता है। बैफल वॉल्स भी आरसीसी की बनती हैं। क्योंकि बहुत सारी बैफल वॉल होती हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली इसकी जो दूसरा टाइप फ्लोकुलेटर की है, जो अभी हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे, उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तीसरा डिसएडवांटेज, नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है
कि क्योंकि बेफल वॉल अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, आप उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्ले विद द जी वैल्यू। आप वंस फ्लोकुलेटर बन जाए, बेफल्ड फ्लोकुलेटर आप बना दें, तो उसमें जी की वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। आप उस जी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज है। अब हम चलते हैं एक फिगर की तरफ जिसमें एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है जिसमें बेफल्ड फ्लोकुलेटर को दिखाया गया है। आपके सामने ये फिगर है, आप देखें कि ये एक स्ट्रक्चर है। टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूँ इसका प्लान। पानी यहाँ से एंटर होता है फ्लोकुलेटर के अंदर, बेफल्ड फ्लोकुलेटर है। ये जितनी भी बनी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, ये बेफल वॉल्स हैं। पानी यहाँ से एंटर होता है, ट्रेवल करता है, और बेफल वॉल यहाँ क्योंकि पूरी टच नहीं कर रही होती, गैप होता है, यहाँ से ये टर्न करता है, इधर आता है, यहाँ से फिर टर्न करते हुए फाइनली इस एंड से बाहर निकल जाता है। पानी की ट्रेवलिंग के दौरान जो फ्रिक्शन होती है बिटवीन दिस बेफल एंड वाटर, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट को पैदा करती है, और वो वेलोसिटी ग्रेडियंट चांस प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल्स को, जिसको कि कोलाइडल पार्टिकल्स हम कहते हैं। न्यूट्रलाइज्ड कोलाइडल पार्टिकल के वो एक दूसरे से कांटेक्ट करें और बड़े पार्टिकल्स बनाएं। जहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वहाँ इसका एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है? इसमें पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसको बगैर बिजली के पावर के चला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किन इलाकों के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। आमतौर पे इसको प्रेफर किया जाता है छोटे विलेजेस के लिए, जहाँ के बिजली के मसाइल हैं। पाकिस्तान में बिजली की बड़ी बड़ी देर लोड शेडिंग होती है। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता जिसकी वियर एंड टीयर हो, जिसमें बाद अज़ां रिपेयर की ज़रूरत हो। छोटे विलेजेस में ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि वहाँ मैकेनिक या रिपेयर आपको बड़ी दूर से जाके बड़े शहर से करवानी पड़ती है, और अगर कोई ऐसा मौका पेश आ जाए तो फैसिलिटी बड़ी देर के लिए आउट ऑफ ऑपरेशन रहती है। इसलिए बेफल्ड फ्लोकुलेटर को छोटे विलेजेस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो फ्लोकुलेटर की टाइप है उसको मैकेनिकल और पैडल फ्लोकुलेटर कहा जाता है। पैडल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें पैडल्स लगे होते हैं। अभी मैं आपके सामने एक फिगर लेके आऊँगा, वहाँ से आपको मज़ीद ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। दे हैव पैडल्स विच आर मैकेनिकली रोटेटेड। जब भी किसी चीज़ को आप मैकेनिकली रोटेट करते हैं, यू नीड पावर। आपको बिजली की ज़रूरत होती है, मोटर की ज़रूरत होती है उसको रोटेट करने के लिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर सेट एट द पैडल टिप। पैडल की टिप के ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा होता है। थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिए, फिगर जब आपके सामने आएगी तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Pedals are placed on horizontal or vertical shafts. अब पैडल को किस तरह मैकेनिकल या पैडल फ्लोकुलेटर में प्लेस किया जाता है? उनको एक शैफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। वो शैफ्ट वर्टिकल भी हो सकती है और वो शैफ्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। फिगर में ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल फॉर द फिगर। तमाम का तमाम स्ट्रक्चर जो मैकेनिकल फ्लोकुलेटर का है वो कंक्रीट का होता है। एक बेसन है जो पूरा का पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर का बना होता है। इसमें कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जो एडिशनल हैं, जो हम ऊपर पहले पढ़ आए हैं पिछले लेक्चर में।
फ्लोकुलेटर्स के लिए, और हम उनको देख भी लेंगे कि इनकी ज़रूरत यहाँ एडिशनल क्यों पेश आ गई। नंबर 1, रोटेशनल स्पीड ऑफ पैडल। ये 2 से लेके 15 आरपीएम तक वेरी आप कर सकते हैं। स्पीड कम होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा। जैसे जैसे आप स्पीड तेज़ करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी का नाम देते हैं कि हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप देखें बेफल्ड फ्लोकुलेटर में, तो उसमें आप जो इंटर डिस्टेंस है बेफल्ड वॉल का, वंस दे आर कंस्ट्रक्टेड, वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए उसमें जी की वैल्यू वेलोसिटी ग्रेडियंट की वही रहती है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिकल या पैडल फ्लोकुलेटर में हमारे पास अवेलेबल होती है। दूसरा जो डिज़ाइन पैरामीटर है वो एरिया ऑफ पैडल है। पैडल का एरिया कितना होना चाहिए। जो लिटरेचर में रिपोर्टेड है वो 10% से लेके 25% ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेसन। ये भी मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अब आप देखें यहाँ 2 एडिशनल पैरामीटर आए हैं। लेट्स क्विकली गो बैक टू द डिज़ाइन क्राइटेरिया which we discussed in the last lecture for flocculators। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया फ्लोकुलेटर्स के लिए या स्लो मिक्स यूनिट के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है यहाँ पे 10 से लेके 100 पर सेकेंड तक। टिपिकल वैल्यू 25 to 65 पर सेकेंड। डिटेंशन टाइम 15 to 30 मिनट्स। 2 पैरामीटर्स आरपीएम के उसको घुमाना की स्पीड से है और पैडल का एरिया, इस जगह पे उसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ये एडिशनल वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है मैकेनिकल या पैडल फ्लोकुलेटर में कि स्पीड किस रेंज के दरमियान वेरी की जा सकती है और पैडल का एरिया किस रेंज के दरमियान वेरी किया जा सकता है। तो वापस चलते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था मैकेनिकल फ्लोकुलेटर को। अब मैं आ रहा हूँ एडवांटेजेस मैकेनिकल फ्लोकुलेटर के क्या हैं। पहला एडवांटेज, मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें कि रिमूवल बेहतर नहीं है, आप जी की वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आरपीएम बढ़ा के या घटा के। जहां आपको बेहतर रिमूवल मिले वहां पे आप आरपीएम सेट कर दें। दूसरा फ़ायदा, नो लॉस ऑफ हेड। इसमें हेड लॉसेस नहीं होते क्योंकि बेफल वॉल्व्स नहीं हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा हेड लॉसेस भी नहीं हैं मैकेनिकल फ्लोकुलेटर्स में। तीसरा फ़ायदा, लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। गो के कॉस्ट का कोई बहुत मेजर या सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसमें बेफल वॉल्स नहीं बनती तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली जो बेफल फ्लोकुलेटर्स हैं उनसे कम होती है। आगे चलते हैं और कुछ फिगर्स को देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। आपके सामने एक फिगर है, ये मैकेनिकल या पैडल फ्लोकुलेटर को दिखा रही है। ये प्लान व्यू है, ये मैं टॉप से देख रहा हूँ इसको। ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये वो बेसन या कंक्रीट आरसीसी बॉक्स है जिसको हम फ्लोकुलेटर कहते हैं। इसके अंदर ये शैफ्ट्स लगी हुई हैं, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ है फ्लोकुलेटर की। ये शैफ्ट्स यहाँ एक एंड से शुरू होती हैं और दूसरे एंड तक जाती हैं। इस शैफ्ट के ऊपर फिर किसी भी कनेक्टर के ज़रिए इन पैडल्स को, एक इस साइड पे पैडल है और एक
इस साइड पे पेडल है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये दूसरा पेडल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर इस प्लान का मज़ीद वजाहत के लिए मैं एक सेक्शन काटूं और वो सेक्शन ए हो, तो नीचे आपके सेक्शन ए को दिखाया गया है। जब सेक्शन ए यहाँ से काटा गया तो आपके सामने ये सेक्शन ए आ गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ द लेंथ ऑफ द मैकेनिकल फ्लोकुलेटर। ये अब इसकी विड्थ है और ये डायमेंशन डेप्थ है। मिडल में शैफ्ट लगी हुई है। ये पेडल्स हैं जो शैफ्ट के ऊपर माउंटेड हैं। इस शैफ्ट को जब मोटर के ज़रिए घुमाया जाता है तो ये पेडल भी इस तरह घूमते हैं जिस तरह के आपको ये एरो का निशान डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसके टिप पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और इस पेडल फ्लोकुलेटर का एक और फ़ायदा है, आप इसको थोड़ा सा तेज़ घुमा लें, आरपीएम ज़्यादा कर दें, इसके आरपीएम कम कर दें, इसके उससे कम कर दें और इसके सबसे कम कर दें। पेडल फ्लोकुलेटर में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप टेपर्ड फ्लोकुलेशन कर सकते हैं। शुरू में ज़्यादा स्पीड से आप तेज़ी से फ्लॉक बनाएं और फिर स्पीड को कम कर दें ताकि वो बड़े फ्लॉक शीयर से ना टूट जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत बड़े फ्लॉक भी इनसे बना सकते हैं। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैकेनिकल या पेडल फ्लोकुलेटर में आप टेपर्ड फ्लोकुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था कुछ जिक्र फ्लोकुलेटर्स का, बैफल्ड फ्लोकुलेटर का, उसकी सूटेबिलिटी का कि उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, और मैकेनिकल फ्लोकुलेटर शहरों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद जो कि हमने बैफल्ड और मैकेनिकल या पेडल फ्लोकुलेटर का किया है, हम एक और अहम मौजू की तरफ चल रहे हैं, और वो मौजू है कि कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन में क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट को कैसे डिटरमिन किया जाए, वो क्वांटिटी जो ऑप्टिमम रिमूवल दे, मैक्सिमम रिमूवल दे। आए हम इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें। फॉर मेटल सॉल्ट्स quantity vary greatly from as low as 1 milligram per liter to more than 100 milligrams per liter. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोगुलेंट की क्वांटिटी कि ये एक कोई फिक्स कर दी है और ये फिट टू ऑल कि ये हर पानी पे फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, लिहाजा हर पानी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कोएगुलेंट की जिस पे मैक्सिमम रिमूवल अचीव हो सकती है। तो बड़ी वेरिएशन है। बाज़ सरफेस वाटर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी काफ़ी होती है, बाज़ सरफेस वाटर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ती है। तो हमें ये फिक्स करना पड़ता है कि जब ट्रीटमेंट होगी तो क्या क्वांटिटी कोएगुलेंट की डाली जाए। इसी तरह केटाइनिक पॉलीमर्स जो हैं इनकी भी क्वांटिटी वेरी करती है फ्रॉम वन वाटर टू द अदर वाटर। हाउएवर quantities may lie in a range of 0.1 to 0.5 milligrams per liter. As compared to alum, केटाइनिक पॉलीमर्स की बहुत माइन्यूट, बहुत थोड़ी क्वांटिटी डलती है। ये फ़र्क है मेटालिक सॉल्ट्स में और पॉलीमर्स में। मेटालिक सॉल्ट्स की क्वांटिटी आमतौर पे 10, 20, 30, 40, 100 मिलीग्राम्स होगी, लेकिन अगर आप पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं, केटाइनिक पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होगी। अब क्वांटिटी को डिटरमिन कैसे करना है, इसके लिए जार टेस्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जार टेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है? जार टेस्ट सिमुलेट करता है कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। इन 3 प्रोसेसेस को वो सिमुलेट करता है और एक बेंच स्केल मॉडल के ज़रिए आप एक डोज को डिटरमिन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा प्लांट बना लें, पूरा प्लांट बना के उसमें डिफरेंट डोजेस दें और डिफरेंट डोजेस पे फिर रिमूवल कैलकुलेट करें और फाइनली फिर आप एक नतीजे पे पहुँचें कि ये ऑप्टिमम डोज है। तो बेहतर ये होता है कि आप बेंच स्केल लेबॉर्ट्री के अंदर एक डोज को डिटरमिन कर लें और उस डोज से फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट पे स्टार्ट लें। एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे यहाँ अभी तक सरकारी महकमों में या कंसल्टेंसीज में अफसोस के साथ इतना रिवाज नहीं है। वो आम तौर पे जार टेस्ट को करवाना ज़रूरी नहीं समझते और वो कोई एक डोज लिटरेचर से अडॉप्ट करके उस पे डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। आम तौर पे कहा जाता है कि जी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जार टेस्ट अपरेटस उनके पास नहीं होता, बाहर से करवाना पड़ता है। ऑब्वियसली दे हैव टू पे मनी। यूईटी करे या यूईटी के अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, अगर वहाँ पे जार टेस्ट अपरेटस है तो उस प्रोसेस को सारा करने के बाद फिर एक ऑप्टिमम डोज देने के लिए ऑब्वियसली दे टेक चार्जेस। तो वो उन चार्जेस को सेव करने के लिए बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि वो चार्जेस ही बचा रहे हों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अवेयरनेस की कमी होती है, उनको इस चीज़ की अहमियत का एहसास नहीं होता कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा और प्लांट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी, रिमूवल ज़्यादा बेहतर आएगी। तो दोनों ही वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर हो सके, मुमकिन हो सके और आपके सीनियर मान जाएं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वो पानी जिसके लिए आप ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं उसके लिए जार टेस्ट के थ्रू ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट वो ज़रूर डिटरमिन करवा लें। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि जो आइडियल कंडीशंस में डोज डिटरमिन की जाती है जार टेस्ट के अंदर, उसको आम तौर पे स्केल अप करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि आपने, मिसाल के ज़रिए मैं वजाहत करता हूँ, 10 मिलीग्राम्स जार टेस्ट के ज़रिए डोज डिटरमिन की गई। स्केल अप का मतलब ये है कि एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट क्योंकि ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ कंडीशंस इतनी कंट्रोल नहीं होती, तो आपको मे बी 15 मिलीग्राम्स देनी पड़े, लेकिन एटलीस्ट आपको एक फेयरली गुड आइडिया हो जाता है कि डोज स्टार्ट कहाँ से करनी है। उस डोज को स्टार्ट करके विद अ लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटेशन आप एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट पे करेक्ट डोज या मोस्ट ऑप्टिमम डोज पे पहुंच सकते हैं। जार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन 3 थिंग्स। पहली चीज, ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज। कोएगुलेंट की ऑप्टिमम डोज क्या है? ऑप्टिमम डोज से क्या मुराद है? जहां मैक्सिमम रिमूवल पार्टिकल्स की हो जाएगी। नंबर 2, बेस्ट मिक्सिंग स्पीड। मिक्सिंग स्पीड कौन सी बेस्ट है? रैपिड मिक्स यूनिट को कितने आरपीएम पे रखना चाहिए, स्लो मिक्सिंग को कितने आरपीएम पे रखना चाहिए, या अगर मैं ये कहूँ कि जी की वैल्यू रैपिड मिक्स यूनिट में कितनी होनी चाहिए और स्लो मिक्स यूनिट में जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम रिमूवल दे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जार टेस्ट से डिटरमिन की जा सकती हैं। नंबर 3, बेस्ट मिक्सिंग टाइम। अगर रैपिड मिक्स करना है तो 30 सेकंड्स करना है, 60 सेकंड्स करना है, 90 सेकंड्स करना है, ये भी जार टेस्ट से डिटरमिन किया जा सकता है वैल्यूज़ चेंज करके कि रिमूवल मैक्सिमम किस पे है। और फ्लोकुलेशन अगर करनी है, जेंटल मिक्सिंग करनी है, तो उसकी डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर रेंज आप देख रहे हैं कि 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक है। अगर 15 मिनट्स पे मैक्सिमम रिमूवल हो रही है
और आप 30 मिनट्स डिटेंशन टाइम ले लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फैसिलिटी का साइज बड़ा कर रहे हैं। फैसिलिटी का साइज अगर बड़ा कर रहे हैं तो आप कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अहम होती हैं, इसलिए इनको डिटरमिन कर लेना। अगर 15 मिनट्स पे बेहतरीन फ्लॉकुलेशन हो गई है, मैक्सिमम रिमूवल हो गई है, देन देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग 30 मिनट्स एज द फ्लॉकुलेशन टाइम। तो ये 3 चीज़ें आप जार टेस्ट से डिटरमिन कर सकते हैं। अब जनाब मैं आपको लेके चलने लगा हूँ जार टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, लेटेस्ट जार टेस्ट अपरेटस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेटेस्ट जार टेस्ट अपरेटस जो है, इसमें सैम्पलिंग पोर्ट्स लगी होती हैं जिनसे आप सैंपल आफ्टर जार टेस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक प्रोग्रामेबल यूनिट लगा होता है। प्रोग्रामेबल यूनिट क्या काम करता है कि आप उसमें फीड कर देते हैं कि रैपिड मिक्स को इतने आरपीएम पे इतने मिनट के लिए, स्लो मिक्स को इतने आरपीएम पे इतने मिनट के लिए आपने परफॉर्म करना है, और उसके बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। आधा घंटा आप उसको टाइम दे के सेटलिंग का एक बेल को सेट कर देते हैं और वो बेल रिंग करती है और आप सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है प्रोग्रामेबल यूनिट का फ़ायदा, आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अंदर जो जार होता है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर होती है और वो एक्रिलिक एक मटेरियल है उसका बना होता है। आमतौर पे फिप्स एंड बर्ड्स की कंपनी के जार टेस्ट बहुत अच्छे समझे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारे पास 2 फिप्स एंड बर्ड के प्रोग्रामेबल जार टेस्ट अपरेटस यूनिट मौजूद हैं। अब मैं आने लगा हूँ स्टेप्स की तरफ कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। मेरे इल्म में बिल्कुल है, आप ये कर चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, लेकिन हम ज़रा क्विकली दोबारा से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप मेजर करते हैं पीएच को। जिस वाटर के लिए आप डिटरमिन कर रहे हैं कोएगुलेंट की डोज, उसकी सबसे पहले तो पीएच को मेजर करें। ये देखें कि क्या उसकी पीएच उस फेवरेबल रेंज में है जिसमें वो कोएगुलेंट बेस्ट काम करता है। ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे टर्बिडिटी को डिटरमिन करें, क्योंकि जार टेस्ट के बाद फिर आप देखते हैं कि टर्बिडिटी क्या है, और आम तौर पे जो रिमूवल पैरामीटर जो कि क्विकली मेजर हो जाता है वो टर्बिडिटी है। और तीसरे नंबर पे आपने उसकी एल्कलिनिटी को मेजर करना होता है। जिस पानी के लिए या जिस सरफेस वाटर के लिए या जिस वेस्ट वाटर के लिए आप कोएगुलेंट की डोज को डिटरमिन कर रहे हैं, क्या उसमें सफिशेंट एल्कलिनिटी मौजूद है कि वो बफर कर ले अपने आप को और पीएच को उस रेंज से नीचे ना गिरने दे जिसमें वो कोएगुलेंट इफेक्टिव है। और मैं इस वक्त स्पेसिफिकली एलम के हवाले से बात कर रहा हूँ। एलम की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 4 से लेके 7 पीएच तक होती है। लिहाजा एल्कलिनिटी मेजर करना बहुत ज़रूरी है। क्या सफिशेंट बफर कैपेसिटी मौजूद है? अगर है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? क्विक लाइन डालना पड़ता है। इस पे हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप, ऐड 2 लीटर सैंपल ऑफ वाटर टू ईच बीकर। 5 या 6 बीकर होते हैं, आप सब में वाटर का सैंपल जिसकी ट्रीटमेंट दरकार है उसको डाल देते हैं। नंबर 3, ऐड वेरिंग डोजेज ऑफ कोएगुलेंट। एलम या पॉलीमर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैं इस वक्त एलम की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन इन डिफरेंट बीकर्स एंड रैपिडली मिक्स एट 100 to 300 आरपीएम फॉर डिजायर्ड टाइम, आमतौर पे 30 या 60 सेकेंड्स के लिए। अब आपने क्या किया, एलम का आमतौर पे स्टॉक सोल्यूशन बनाया जाता है।
उसको पानी में हल कर लिया जाता है और उस स्टॉक सॉल्यूशन की एक स्पेसिफिक डोज हर बीकर में दी जाती है। फ़र्ज़ करें पहले बीकर में आप कोई डोज नहीं देते, दूसरे बीकर में 10 मिलीग्राम पर लीटर, तीसरे में 20, 30, 40, 50, ये डोज देने के बाद आप उसको रैपिडली मिक्स करते हैं ताकि कोगुलेशन का प्रोसेस हो, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो। चौथा स्टेप, reduce the pedal speed to 15 to 20 rpm and gently mix for 15 to 30 minutes. With programmable unit, tapered flocculation can also be simulated. प्रोग्रामेबल यूनिट में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप अगर फ्लॉकुलेशन करना चाहें तो उसमें टेपर्ड फ्लॉकुलेशन कर सकते हैं। पहले फ़र्ज़ करें अगर वो 15 या 30 आरपीएम पे आप उसको चलाते हैं 1 या 2 या 10 मिनट के लिए, तो फिर 10 मिनट के लिए आप उसको 20 आरपीएम पे फीड कर दें प्रोग्रामेबल यूनिट में, वो उसको उस पर चलाएगा। फिर 10 मिनट के लिए आप मे बी 10 आरपीएम पे फीड कर दें, उस पर चलाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। और आधे घंटा अगर आप फिक्स करते हैं नॉन एक्टिविटी टाइम, तो आधे घंटे बाद वो बीप करेगा कि अब सैंपल ड्रॉ कर लिया जाए। पांचवा स्टेप, स्टॉप स्टायरिंग एंड सेटल द सैंपल फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। यूज सैंपलिंग पोर्ट टू ड्रॉ द सैंपल। मेजर इट्स पीएच। सबसे पहला काम क्या करना, पीएच को मेजर करें, देखें कि पीएच उस रेंज में है जिसमें वो इफेक्टिवली काम कर सकता है। मैं अब एलम के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर तो है बिल्कुल ठीक है, टर्बिडिटी मेजर करें, कितनी टर्बिडिटी रिमूव हुई है और सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी किस जार में रिमूव हुई है और उस जार की डोज क्या थी, एंड अल्कलिनिटी, और उसमें अल्कलिनिटी को भी मेजर करें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अल्कलिनिटी ज़ीरो हो गई है, कुछ ना कुछ अल्कलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। गो के शुरू में जो आपने टेस्ट किया है अल्कलिनिटी का, वहाँ से आपको सफिशेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 1 मिलीग्राम, हम जिस तरह के पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 1 मिलीग्राम एलम के लिए 0.7 मिलीग्राम अल्कलिनिटी चाहिए। अगर आप 40 मिलीग्राम्स दे रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कलिनिटी आप मौजूद है उस वाटर में, नथिंग टू वरी अबाउट, इट विल बफर द सिस्टम और पीएच को उस रेंज से नीचे नहीं जाने देगा जिसमें एलम अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। इफ पीएच इज इन डिजायर्ड रेंज, द बीकर corresponding to lowest turbidity gives the optimum dose of coagulant. Number 7, if pH is not in desired range, फर्ज करें pH desired range में नहीं है, 4 और 7 के दरमियान नहीं है, adjust pH by adding quicklime। pH को बढ़ाएं क्विकलाइम ऐड करके। क्विकलाइम क्या करेगा, अल्कलिनिटी को बढ़ा देगा और सॉल्यूशन को बफर कर देगा और फिर 4 से नीचे नहीं आने देगा इन रॉ वाटर, एंड रिपीट द टेस्ट, और टेस्ट को रिपीट करें। आपके सामने ये जार टेस्ट अपरेटस है फिप्स एंड बर्ड्स का, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की लैब में अवेलेबल है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये बीकर है एक्रेलिक का 2 लीटर का, ये स्क्वायर बीकर्स होते हैं। ये आप देखें सैम्पलिंग पोर्ट है, इसके साथ ये एक ट्यूब लगी हुई है। ये वो वेल्व है जिसके ज़रिए खोलें तो सैंपल ड्रॉ हो जाता है आफ्टर सेडिमेंटेशन। इसी तरह ये जो पार्ट है, दिस इज़ द प्रोग्रामेबल यूनिट, जिसमें आप सारी चीज़ें फीड कर देते हैं। रैपिड मिक्स का टाइम, स्पीड, स्लो मिक्स का टाइम, स्पीड, इनएक्टिविटी का टाइम और बेल का ब्रिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप फीड कर देते हैं और इसको चलाने के बाद आप बैठ जाते हैं। जब बेल रिंग करेगी तो आप ये सैंपल ड्रॉ कर लें और हर सैंपल को फिर आप पीएच, टर्बिडिटी और अल्कलिनिटी, इन 3 पैरामीटर्स के लिए मेजर कर लें। अगर अल्कलिनिटी ठीक है, पीएच उस रेंज में है जिसमें एलम बेहतरीन काम करता है, तो जो जार मिनिमम टर्बिडिटी देगा
उसकी डोज आपको पता होगी, आप कह सकते हैं कि दिस इज द ऑप्टिमम डोज फॉर दिस स्पेसिफिक वाटर और फॉर द कोएगुलेंट एलम। इस तरह आप ऑप्टिमम डोज मैक्सिमम रिमूवल के लिए जार टेस्ट अपरेटस में डिटरमिन कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आम तौर पे, क्योंकि ये बड़ी आइडियल कंडीशंस होती हैं, इस डोज को जो आप ऑप्टिमम डिटरमिन करते हैं थोड़ा सा स्केल अप किया जाता है जब आप एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट पे जाते हैं, और ऑब्वियसली वो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन आप कर लेते हैं। एक और व्यू जार टेस्ट अपरेटस का, इसमें आप देखें बड़े बीकर रखे हुए हैं, इसके अंदर पानी मौजूद है। पिछली तस्वीर में वो बीकर खाली थे, यहाँ पे पानी मौजूद है, ये प्रोग्रामेबल यूनिट है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन फिप्स एंड बर्ड्स का जो जार टेस्ट अपरेटस है उसके मुतालिक था। आगे चलते हैं। अब हम आने लगे हैं डिज़ाइन फार्मूलाज। ये वो फार्मूलाज हैं जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करके कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन यूनिट को डिज़ाइन करेंगे। कोएगुलेशन यूनिट को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या कहा जाता है? रैपिड मिक्स यूनिट। और फ्लोकुलेशन यूनिट को क्या कहा जाता है? स्लो मिक्स यूनिट। ये फ़र्क पड़ जाता है जब आप एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट पे जाते हैं, या स्लो मिक्स यूनिट की बजाय उसको फ्लोकुलेटर भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला अवेलेबल हैं हमारे पास, और हम उनको फिर सॉल्व प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे और डिज़ाइन करेंगे रैपिड मिक्स को भी और स्लो मिक्स को भी। पहला है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला G इट इज इक्वल टू P म्यू V अंडर द रूट। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। P इज पावर इनपुट। ये P जो है ये पावर इनपुट है वॉट्स के अंदर। म्यू इट इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। V इट इज द वॉल्यूम ऑफ either flocculator or rapid mix unit, और ये क्यूबिक मीटर में है। ये फॉर्मूला दोनों जगह पे इस्तेमाल हो जाता है, फ्लोकुलेटर के लिए भी और रैपिड मिक्स यूनिट के लिए भी। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको लेके चलने लगा हूँ बेफर्ड फ्लोकुलेटर के फॉर्मूला की तरफ। ये फॉर्मूला है G इट इज इक्वल टू स्मॉल g कैपिटल H न्यू एंड T सबस्क्रिप्ट D अंडर द रूट। ये इक्वेशन 2 है। अब पैरामीटर्स को डिफाइन कर लें। न्यू इट इज द काइनेमैटिक विस्कोसिटी, इट इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। TD इट इज द डिटेंशन टाइम इन द फ्लोकुलेटर। अब मैं ख़ास तौर पे किसकी बात कर रहा हूँ? बेफर्ड फ्लोकुलेटर की। पैडल फ्लोकुलेटर की भी बात नहीं हो रही, बेफर्ड फ्लोकुलेटर की बात हो रही है। तो डिटेंशन टाइम इन दी फ्लोकुलेटर, यूनिट्स क्या है? सेकेंड्स। H इट इज़ दी हेड लॉसेस इन फ्लोकुलेटर, ये मीटर्स के अंदर इनके यूनिट है। G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम क्विकली फार्मूलाज को रिव्यू कर रहे हैं, और फार्मूलाज को रिव्यू करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह सॉल्व प्रॉब्लम पे आएंगे और इन तमाम की एप्लीकेशन होगी। आखिरी फार्मूला ये है पैडल फ्लोकुलेटर के लिए। ये फार्मूला क्या कहता है? P, ये P जो है पावर है, यूनिट्स वॉट्स हैं, इट इज इक्वल टू C सबस्क्रिप्ट D कैपिटल A रो V सबस्क्रिप्ट R रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 3। पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। CD ड्रैग कोएफिशिएंट,
इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये 1.5 से लेके 1.8 तक वेरी कर सकती है। जब भी आप डिज़ाइन करने लगेंगे, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, आप इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ाइन। ड्रैग कोएफिशिएंट से क्या मुराद है कि पैडल जब घूमता है तो वो पानी की एक लेयर को अपने साथ ड्रैग करता है। ये कोएफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए गए हैं और ये इस रेंज के दरमियान वेरी करते हैं। ए, इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पैडल्स मीटर स्क्वायर। यहाँ भूलना नहीं है आपने कि एक पैडल का एरिया आपने नहीं लेना, आपने जितने भी पैडल फ्लोकुलेटर के अंदर लगे हुए हैं उन सब का एरिया जमा करके फिर इस फॉर्मूला में आपने पुट करना है। तो इसको मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको लेके चलने लगा हूँ पैडल फ्लोकुलेटर की फिगर की तरफ। हम जनाब आ गए पैडल फ्लोकुलेटर की फिगर की तरफ। अब ए क्या जाहिर कर रहा है? अब देखें, ये भी एक पैडल है, इसका भी कुछ एरिया होगा, ये भी एक पैडल है, इसका भी कुछ एरिया होगा। इन तमाम पैडल्स को जो आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के एरिया को जमा करके फिर आपने उस फार्मूले में पुट करना है। ये बात आपने भूलनी नहीं। वापस चलते हैं फार्मूलाज की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे। जी, ये हमारी वापसी हो गई। आगे चलते हैं। ए को हमने डिफाइन कर लिया, टोटल एरिया ऑफ पैडल्स, तमाम पैडल्स जो फ्लोकुलेटर के अंदर लगे हुए हैं मीटर स्क्वायर में। रो इज मैस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? पानी, किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में। वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज 0.7, 2.75, 2.8 of pedal tip speed। यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम एक न्यूमेरिकल या सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि अगर लीनियर स्पीड आप डिटरमिन कर लेते हैं तो उस लीनियर स्पीड से रिलेटिव वेलोसिटी वी आर, ये 0.7 टू 0.75 टू 0.8, आप इसमें से कोई भी वैल्यू डिज़ाइन के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी सवाबदीद है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने आ गई पहली प्रॉब्लम नंबर 1। ये किस पे है? रैपिड मिक्स यूनिट पे है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ए 0.6 किलोवाट मिक्सर यूनिट इज यूज्ड इन ए रैपिड मिक्स यूनिट। याद रखें, स्लो मिक्सिंग में तो आपने देख लिया पैडल्स होते हैं, रैपिड मिक्स में भी इम्पेलर्स टाइप चीज़ें लगी होती हैं और मकसद क्या होता है? टर्बुलेंस पैदा करना। वो जब तेज़ी से रोटेट करती हैं तो टर्बुलेंस पैदा करती हैं और जब टर्बुलेंस पैदा करती हैं तो कोगुलेंट अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है पानी में तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम बात कर रहे थे एक रैपिड मिक्स यूनिट की जिसमें कि पावर 0.6 किलोवाट दी गई है ताकि केमिकल्स जब उसमें इंजेक्ट किए जाएं तो वो उसको मिक्स कर दे। वाटर फ्लो रेट डिस्चार्ज इज 70 लीटर पर सेकेंड। डिटेंशन टाइम रैपिड मिक्स यूनिट में 90 सेकेंड्स है। दी वाटर टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉरस्पॉन्डिंगली जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू आपके सामने दे दी गई है। अब इसमें मसला या सवाल क्या है? मसला या सवाल ये है, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस रैपिड मिक्स यूनिट में वेलोसिटी ग्रेडियंट को फाइंड करें डेटा ये इस्तेमाल करते हुए। आए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिटेंशन टाइम इट इज़ 90 सेकेंड्स गिवन इन द प्रॉब्लम।
Flow rate or the charge given in the problem 70 liter per second. Volume, it is equal to flow rate into detention time. Flow rate is 70 और डिटेंशन टाइम इज 90, क्योंकि ये लीटर्स में है, इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो रैपिड मिक्स यूनिट का जो वॉल्यूम डिटरमिन हुआ वो 6.4 क्यूबिक मीटर है। पावर 0.6 किलोवाट, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला में ये वॉट्स में थी इसलिए हम इसको वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर यूनिट्स ठीक ना हुए तो आपका डिज़ाइन गलत हो जाएगा, अगर आपका डिज़ाइन गलत हुआ वो प्लांट फेल हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। 0.6 किलोवाट को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 600 वॉट्स आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू प्लग इन द वैल्यूज इन द फर्स्ट जनरल फॉर्मूला which is applicable to both rapid mix unit and slow mix unit. Therefore, G it is equal to P mu V under the root. P हमें मालूम है 600 वॉट्स, म्यू की वैल्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, V वॉल्यूम ऑफ रैपिड मिक्स यूनिट ये अभी हमने डिटरमिन किया है 6.4 क्यूबिक मीटर। जस्ट वी हैव टू प्लग इन द वैल्यूज, और वैल्यू जो G की आई है वेलोसिटी ग्रेडियंट की ये है 297 पर सेकेंड। आए हम इसको कंपेयर करें उस डिज़ाइन क्राइटेरिया के साथ जो हम पिछले लेक्चर में रैपिड मिक्स यूनिट का डिस्कस कर चुके हैं। क्या ये उस डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रही है, कहीं उससे बाहर तो नहीं है? चलते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया की तरफ। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया रैपिड मिक्स यूनिट का, अगर आप देखें वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिज़ाइन क्राइटेरिया ये डिक्टेट कर रहा है कि रैपिड मिक्स यूनिट में वेलोसिटी ग्रेडियंट 300 से लेके 500 पर सेकेंड के दरमियान लाई करना चाहिए। हमारा कितना आ रहा है? 297, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट मीन्स कि ये जो भी डिज़ाइन किया गया है, डायमेंशंस रखी गई हैं, पावर इनपुट दी गई है, वो तकरीबन ठीक है, पर्पस सर्व हो जाएगा। चलते हैं दोबारा सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम 1 हमने देखा, सॉल्व किया और फिर फाइनली उसको हमने चेक किया वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगेंस्ट द लेड डाउन डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर रैपिड मिक्स यूनिट, तो बिल्कुल करीब करीब था, नथिंग टू वरी अबाउट। अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। यहाँ क्या काम करने जा रहे हैं? कोएगुलेंट की क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 30,000 cubic meter per day of water and uses a dose of 13 milligrams per liter of alum. Optimum dose क्या है? 13 milligrams per liter. Calculate the daily chemical consumption. अब हमने इसमें क्या करना है कि रोज़ाना कितने किलोग्राम एलम इस प्लांट पे इस्तेमाल होगी, एंड द रिक्वायर्ड डोजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन एज्यूमिंग। अब हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उसमें एल्कलिनिटी नहीं है, दैट देयर इज़ नो एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन द वाटर। ऐसे वाटर को कैसे ट्रीट करेंगे? आर्टिफिशियली एल्कलिनिटी इंड्यूस करके। क्यों इंड्यूस करेंगे? अगर हम एल्कलिनिटी इंड्यूस नहीं करेंगे तो जब हम एलम डालेंगे तो पीएच एकदम रिड्यूस होगी और उस फेवरेबल रेंज से नीचे चली जाएगी जहां एलम इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए ऐड की गई है कि आपको थोड़ा सा इस बारे में भी एक्सपोजर हो जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन फील्ड में आती है तो वहाँ आपने उसको किस तरह डील करना है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो एलम की डोज हमें दी गई है
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो है 13 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसको मैं 13 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर भी लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर होते हैं। एलम रोज़ाना कितनी रिक्वायर्ड होगी? डोज मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट। डोज किस में है? ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में। फ्लो रेट किस में है? क्यूबिक मीटर पर डे में। क्यूबिक मीटर से कैंसिल होगा। ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया। आंसर है 390 किलोग्राम्स ऑफ एलम पर डे। इतनी एलम रोज़ाना वहाँ पे इस्तेमाल होगी उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जिसका फ्लो रेट 30,000 क्यूबिक मीटर है एक दिन में। आगे चलते हैं। अब मसला है अल्कलिनिटी नेचुरल मौजूद नहीं है, आपने कोई क्लाइम डालना है और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि वो सिस्टम को बफर रखे और पीएच को फेवरेबल रेंज से, जिसमें एलम अच्छी तरह काम करती है, नीचे ना जाने दें। इसके लिए हमें एक इक्वेशन बैलेंस्ड लिखनी पड़ेगी जो कि आपके सामने है। एल्युमिनियम सल्फेट 18 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3CaO plus 3 water molecules, 2 aluminium hydroxide, 3 calcium sulfate and 18 water molecules। एल्युमिनियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 666 है, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 है, और क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब है 168। amount of calcium oxide required 168 divided by 666 into 390। ये टोटल जो एलम यूज़ हो रही है ये किस तरह निकला? ये यूनिटरी मेथड से निकला। जवाब है 98.37 किलोग्राम्स पर डे। हम क्या करेंगे, क्योंकि नेचुरल अल्कलिनिटी मौजूद नहीं है, क्विक लाइम 98.37 किलोग्राम्स पानी में ऐड कर दिया करेंगे, जो उसको वो अल्कलिनिटी देगा, जो उसको बफर करेगी और एलम तसल्ली बख्श तरीके से अपना काम कर सकेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें साइज ऑफ केमिकल रूम हमने डिटरमिन। ये क्या चीज़ है? केमिकल रूम क्या होता है? केमिकल रूम असल में वो कमरा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जिसमें आप जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, एलम इस्तेमाल हो रहा है, डिसइंफेक्शन के लिए फ़र्ज़ करें ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा है, वो जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनके लिए एक अलग कमरा बनाया जाता है। उस कमरे में उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको अगर 390 किलोग्राम डेली चाहिए तो आप रोज़ एक आदमी भेजें कि जी ये 390 किलोग्राम ख़रीद लें और रोज़ वो जाके ख़रीदे और फिर वो आके इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं होता। आप कम से कम 1 महीने की स्टोरेज लेते हैं केमिकल्स की। उसके लिए आपको एक केमिकल रूम चाहिए होता है जिसमें आप उसको स्टोर करते हैं। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। यूजुअली ए रूम कॉल्ड केमिकल रूम is constructed in a water treatment plant, alum and other chemicals, और obviously disinfection तो करनी है, वो disinfectants हो गए, वो भी केमिकल है, are stored in this room, इसमें स्टोर कर दिया जाता है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने लगा, treats 12,000 cubic meter per day of water. It uses alum at a rate of 20 milligrams per liter. Determine the daily usage, number 1, and the storage volume required if a minimum of 1 month supply is desired. आप ये चाहते हैं कि 1 महीने की स्टोरेज लेके रख लें ताकि ये रोज़ाना की परचेज जो है ये ना करनी पड़े। Alum has a density approximately equal to water. यहाँ आपको एक हिंट दे दिया गया है
कि एलम की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाटर आप ले लें। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैंने मेंशन किया डोज को, एलम की डोज 20 मिलीग्राम्स पर लीटर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है। अब देखना ये है कि रोज़ाना एलम कितना इस्तेमाल होगा, डेली यूजेज। डोज मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये देखा कि रोज़ाना तकरीबन 240 किलोग्राम एलम इस्तेमाल होगा अगर डोज 20 मिलीग्राम्स पर लीटर दी जाए। नंबर ऑफ डेज फॉर विच स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, 30 डेज का कहा गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। स्टोरेज वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली एलम 240 किलोग्राम ज़रब 30 दिन के लिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप से वाकिफ़ हैं, डेंसिटी इट इज़ इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम वॉल्यूम को इस साइड पे ले जाएंगे। बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ की। एक दिन का एलम का वेट 240 किलोग्राम्स, 30 दिन का वेट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। डेंसिटी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है कि एलम की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी के बराबर ले लिया जाए, और आप सबके इल्म में है कि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 7.2 क्यूबिक मीटर, जिसमें कि 1 महीने की स्टोरेज आ जाएगी। से रूम हाइट इट इज़ इक्वल टू 10 फीट। अब हम ये सारी एजम्पशंस हैं, ये हमारी सवाबदीद है कि हम किस तरह इसका साइज़ निकालते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि कमरे की हाइट 10 फुट है या 3 मीटर है। रूम का एरिया कितना होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट, 2.4 मीटर स्क्वायर कमरे का एरिया आ गया। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ ऐड 50% मोर, वाई, फॉर पैसेज स्पेस। अगर आपने सारा ही केमिकल स्टोर कर दिया है तो उसमें गुजरने का कोई रास्ता होना चाहिए, कोई वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम 50% ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें, फॉर पैसेज एंड वेंटिलेशन एट्सेट्रा इन केमिकल रूम। देयरफॉर एरिया इट इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 2.4। 1.5 से क्या मुराद है कि जब मैं इसको ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 50% इंक्रीज़ हो के ऐड हो के 2.4 में जवाब आ जाएगा। जवाब है 3.6 मीटर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 38.7 फीट स्क्वायर। ये कमरे का साइज़ होना चाहिए 1 महीने के लिए एलम की स्टोरेज के लिए। और अगर ब्लीचिंग पाउडर है उसकी भी अकॉर्डिंगली आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बिल्कुल प्रोसीजर यही होगा जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। आगे मूव करते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक स्क्वायर रूम ले लें, अंडर रूट जब एरिया का लेंगे तो डायमेंशंस आ जाएंगी कमरे की, तो 6.2 इंटू 6.2 फीट का कमरा होगा जिसमें एलम 1 महीने की स्टोर हो जाएगी। अब हम आखिरी प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं जिस पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, ये है बेफल्ड फ्लोकुलेटर से मुतल्लिक। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ए बेफल्ड फ्लोकुलेटर having a head loss of 0.5 meter and a detention time of 30 minutes। अब ये फ्लोकुलेटर क्या है, बेफल्ड फ्लोकुलेटर्स है। इस पे बेफल्ड वॉल्स बनी हुई हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं है पेडल्स को घुमाने के लिए। रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
द वाटर टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड न्यू ये इसकी वैल्यू दे दी गई है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फार्मूला जस्ट हम पढ़ चुके हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू प्लग इन द वैल्यूज़। वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा गया, जी की वैल्यू हमें मालूम है, एच प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया गया है, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है, डिटेंशन टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया गया है। वी हैव टू प्लग इन द वैल्यूज़ और हमारे पास जी की वैल्यू 52 पर सेकेंड डिटरमिन हो गई। अब आए ज़रा इसको कंपेयर कर लें कि जो डिज़ाइन क्राइटेरिया था फ्लोकुलेटर्स के लिए, उसमें क्या रेंज दी हुई थी जी वैल्यू की, ताकि फ्लोकुलेशन अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ डिज़ाइन क्राइटेरिया की तरफ। आपके सामने डिज़ाइन क्राइटेरिया फ्लोकुलेटर्स का, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू फ्लोकुलेटर्स के लिए 10 से लेके 100 पर सेकेंड तक रेंज कर सकती है और टिपिकल वैल्यू जो डिज़ायरेबल है जिसके दरमियान ये रहनी चाहिए वो 25 से लेके 65 पर सेकेंड तक है। और हमने ये देखा कि जो वैल्यू हमारे पास आई, हमने डिटरमिन की, वो इस रेंज के दरमियान लाई करती है। इट मीन्स कि वो डिज़ाइन हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। वापस चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। वापस हम प्रॉब्लम पे आ गए हैं। इसमें 2-3 सवाल हैं जो मेरे ज़हन में भी आते हैं और मुझे कभी उनको देखने का अभी तक मौका नहीं मिला, और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम निकाल सकें तो प्लीज़ वो शेयर करें। यहाँ अगर आप देखें तो जो चीज़ें गवर्न कर रही हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को, वो जी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हेड लॉसेस जो हैं ये डिपेंड करेंगे आपस का जो डिस्टेंस है बैफल्ड वॉल का। मैं जितना कम करता जाऊंगा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और हेड लॉसेस ज़्यादा होते जाएंगे। न्यू की वैल्यू ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिटेंशन टाइम ये भी आमतौर पे फिक्स हो जाता है, आप इसको जब डायमेंशन फिक्स करते हैं तो ये भी फिक्स हो जाता है। तो एक ही चीज़ रह जाती है कि जो डिस्टेंसेस हैं बैफल्ड वॉल के, उनको आप जब बनाने लगें तो उनको आप फिक्स कर सकते हैं। यही एक चीज़ आपके हाथ में होती है। हेड लॉसेस को मेजर किस तरह किया जाता है, इसके बेशुमार तरीके हो सकते हैं। मेरे इल्म में ये नहीं है कि किस तरह हम अपनी डिज़ायर्ड जो जी वैल्यू है वो ले सकते हैं। इंटर बैफल्ड डिस्टेंस मोस्ट सूटेबल क्या है। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हो तो वो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करे, या मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको किसी वक्त डिग आउट करूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 को कंक्लूड करते हैं। क्विकली देखते हैं आज हमने किन किन चीज़ों को गो थ्रू किया। सबसे पहले फ्लोकुलेटर्स पे बात हुई। 2 किस्म के हैं, बैफल्ड और मैकेनिकल या पैडल फ्लोकुलेटर्स। बैफल्ड फ्लोकुलेटर्स सूटेबल हैं स्मॉल एरियाज़, विलेजेस के लिए जहाँ बिजली का मसला होता है या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं होती कि अगर कोई पैडल ख़राब हो गया, कोई मोटर ख़राब हो गई, उसकी रिवाइंडिंग है या रिपेयर है, उसका बड़ा मसला हो जाता है। अलबत्ता शहरों में पैडल या मैकेनिकल फ्लोकुलेटर्स दे आर दी बेस्ट। उसके बाद जार टेस्ट का प्रोसीजर डिटेल में हमने स्टडी किया और फाइनली कुछ फार्मूलाज थे। एक फार्मूला जनरल था जो कि रैपिड मिक्स और स्लो मिक्स दोनों पे अप्लाई हो सकता है, और एक फार्मूला स्पेसिफिकली बैफल्ड फ्लोकुलेटर्स के लिए था और एक स्पेसिफिकली पैडल फ्लोकुलेटर्स के लिए था। 2 या 3 प्रॉब्लम्स हमने हल किए। तो इसके साथ इजाज़त आपसे मैं लूँगा।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। कोविड के SOPs पे मेरी आपसे दरख्वास्त है, सख्ती से अमल करते रहें। अपने बुज़ुर्ग जो हैं उनको ज़रूर कहें कि वो जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीन लगवाएं। जिन मुल्कों में वैक्सीन ज़्यादा लगी है वहाँ पे पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे म्यूज़िकल कंसर्ट्स हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे। यही एक तरीका है इसको कंटेन करने का, वैक्सीन और एहतियात। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए दीन और दुनिया की, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे काम करें और बहुत सी तरक्की करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।